नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी कक्षा 6 हमारा अतीत अध्याय नंबर 10 नए साम्राज्य और राज्य, इसके विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम एनसीईआरटी किताबों के आधार पर प्रतिदिन चर्चा करते आए हैं। आप लोग अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो आप लोग जानते होंगे कि हम प्रतिदिन ठीक 4 बजे लगभग हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक क्लास प्रोवाइड की जाती है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। अरविंद राजा बना अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा, मूंछों पर ताव देते हुए रुपले कागज पहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है? अरविंद सोचने लगा। पहले तो अरविंद काफी खुश था कि वह राजा की वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए इधर उधर घूमेगा। जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा बजानी है और कविता का पाठ करना है तो वह हैरानी में पड़ा कि ऐसा राजा कौन हो सकता है। आइए जानते हैं कि अरविंद किस राजा की यहाँ पर किस राजा के रूप में गद्दी पर बैठ रहा था, या किस राजा का प्रतिरूप यहाँ पर था, किस राजा को समर्पित होकर यहाँ पर नाटक किया जा रहा था। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ? प्रशस्तियाँ मतलब प्रशंसा में लिखी गई उक्तियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुद एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी इलाहाबाद के अशोक स्तंभ से प्राप्त होती है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो इलाहाबाद अशोक स्तंभ लेख है यह किसने लिखा? इलाहाबाद अशोक स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा। संस्कृत भाषा में यह लिखा गया है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस भाषा में लिखा गया है। आशा करता हूँ कि ये 3-4 प्रश्न जो भी यहाँ से बनते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। समुद्रगुप्त क्या थे? एक महान योद्धा थे, युद्धों को जीतने वाला राजा थे, उत्कृष्ट कवि भी थे, विद्वान थे। ये सब उनकी प्रशंसा इलाहाबाद स्तंभ लेख में की गई है। यहाँ तक कि वे ईश्वर के बराबर बताया गया है। कवि ने उन्हें ईश्वर के बराबर बता दिया। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। यहाँ पर एक वाक्य का अंश दिया गया है समुद्रगुप्त के लिए, जिसका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीली तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। यहाँ पर दिया गया है एक लाइन कि मतलब जो राजा हैं उनके शरीर में अनेक घाव हैं, लेकिन फिर भी वह काफ़ी सुंदर
लगते हैं उन घावों में भी। आइए आगे चर्चा बढ़ाते हुए बात करेंगे। अगर तुम मानचित्र 7 में 105 पृष्ठ पर आगे देखोगे तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदुएं दिखेंगी। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस परिस्थिति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उसके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। नंबर 1, मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। नंबर 2, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इसमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। नंबर 3, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम तटीय, बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ अध्याय 5 में जो आते थे, ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। नंबर 4, बाह्य इलाकों के शासक, इन्हें नीले रंग से रंगा गया है। संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है। जैसे इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर समुद्रगुप्त का एक सिक्का है जहाँ पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। आइए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। आप लोग देख सकते हैं मानचित्र 7 प्रमुख नगर एवं राज्य, जैसे कि आप लोगों ने अभी पढ़ा। आंतरिक राज्य इस रंग से रंगे हुए हैं। ये सारे आंतरिक राज्य हैं। जबकि इसके साथ साथ यहाँ पर बाहरी राज्य ये यहाँ पर दिए गए हैं। और आर्यावर्त का क्षेत्र ये है जिसे अपने आप में मिला लिया था। और उसके साथ साथ बाह्य राज्य यहाँ पर थे। कुछ प्रमुख जो जगह हैं या राजधानियाँ हैं, नगर हैं, उनको दिया गया है काले डॉट के रूप में। और जो गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर थे उन्हें लाल रंग से दिया गया है, लाल बिंदुओं पर दिया गया है। थानेश्वर है प्रमुख नगर था उस समय। कन्नौज, मथुरा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, भरूच, सातवाहन, अजंता, ये सब क्या थे, उस समय के प्रमुख नगर थे। जबकि जो गुप्त शासक या नहीं समुद्रगुप्त के द्वारा जीते गए थे वो ये क्षेत्र थे। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, कई ये शहर थे, कई ये नगर थे। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से समुद्रगुप्त ने इन क्षेत्रों को जीता या फिर उन शासकों पर अपना अधिकार प्रभुत्व जमाया जिन्हें उन्हें बाद में उनका राज्य लौटा दिया। आगे चर्चा शुरू करते हैं। वंशावलियाँ यहाँ पर देखें हम, अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रतिपितामह, पितामह या नहीं परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। या नहीं दादाजी के दादा प्रतिपितामह, उसके बाद पितामह, परदादा या नहीं फिर दादाजी, पिताजी, और 3-4 पीढ़ी के बारे में यहाँ पर बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की राजकुमारी थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त की माँ किस कुल की थी, लिच्छवी गण की थी या उनकी माता का नाम क्या था।
समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा अधिराज जैसी बड़ी उपाधि का धारण किया। अगर गुप्त वंश साम्राज्य की बात करें तो गुप्त वंश की नींव श्रीगुप्त ने रखी थी। उसके बाद घटोत्कच इनके उत्तराधिकारी हुए। उसके बाद जो शासक हुए चंद्रगुप्त प्रथम शासक हुए, और जिन्होंने गुप्त वंश को एक ख्याति दिलाई थी और एक शासन स्थापित कर एक स्वतंत्र शासक की भूमिका में वह रहने लगे थे। आगे चर्चा करते हैं कि समुद्रगुप्त ने भी और उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। विक्रम संवत आप देखें 58 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। प्रश्न पूछा जा सकता है कि विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। 58 ईस्वी पूर्व में इन्होंने संवत की शुरुआत की थी, विक्रम संवत की शुरुआत की थी। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उसके बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान के अतिरिक्त शक शासक को परास्त किया। समुद्रगुप्त के बारे में हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेखों से भी पता चलता है, और बताया जाता है कि उन अभिलेखों में उन्होंने अनेक राजाओं को हराया और शक तथा कुषाण राजाओं को भी क्या किया? परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इसमें से कुछ इनके बारे में हमें जानकारी अध्याय 11 में मिलेगी। उनके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। उसके बारे में हम अध्याय 11 में या नहीं अगले अध्याय में पढ़ेंगे। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। हर्षवर्धन के अगर शासन की बात करें तो 606 ईस्वी के आसपास उन्होंने शासन किया, और उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी। प्रश्न पूछा जाता है कि हर्षचरित्र के रचनाकार कौन थे? हर्षचरित्र के रचनाकार बाणभट्ट थे। या प्रश्न पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। या बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इसमें हर्षवर्धन की वंशावलियां देते हुए उसके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री हेनसांग या नहीं xuanzang, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ भी देखा उसका विस्तृत विवरण दिया हुआ है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। स्थानेश्वर जो हरियाणा में है, या थानेश्वर या स्थानेश्वर भी उसका नाम है, तो वहाँ के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। एक कहानी यहाँ पर आती है कि जो ये बंगाल के शासक थे, और साथ में इनके साथ एक अन्य शासक थे, उन्होंने हर्षवर्धन के बहनोई ग्रह ब्रह्मा की हत्या कर दी, जिससे कि कन्नौज का सिंहासन क्या हो गया?
खाली हो गया। इन्होंने प्रतिशोध के रूप में बंगाल शासक को मौत के घाट उतार दिया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता अन्य जगह नहीं मिली। उन्होंने मगध और उसके पूर्व कन्नौज बंगाल में क्या किया, अपना राज्य विस्तार किया। हर्षवर्धन ने जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने उन्हें रोका। प्रश्न पूछा जाता है कि चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय एवं हर्षवर्धन के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ, या नर्मदा नदी के तट पर लड़े गए युद्ध पुलकेशन द्वितीय एवं हर्षवर्धन के बीच में लड़े गए युद्ध में कौन विजयी रहा, तो पुलकेशन द्वितीय इसके यहाँ पर विजयी रहा। इसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख में मिलती है। ऐहोल अभिलेख जो लिखा गया है वह पुलकेशन द्वितीय के द्वारा लिखा गया है। आगे चर्चा करते हैं हम पल्लव, चालुक्य और पुलकेशन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पल्लवों की राजधानी कहाँ थी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी और इनका राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, कांचीपुरम से कावेरी नदी के डेल्टा तक था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों का शासन कहाँ चलता था, चालुक्यों का शासन तुंगभद्रा एवं कृष्णा नदियों के बीच चलता था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं पर अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रविकीर्ति किसके दरबारी थे? रविकीर्ति पुलकेशन द्वितीय के दरबारी थे। या प्रश्न पूछा जाता है कि ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था? ऐहोल अभिलेख रविकीर्ति के द्वारा लिखा गया था, जिसमें हर्षवर्धन से युद्ध का वर्णन मिलता है एवं हर्षवर्धन की पराजय वहाँ पर हुई थी। ये चर्चा हमने अभी देखी थी। रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तटों इलाकों में अभियान चलाया। पुलकेशन द्वितीय ने पूर्व एवं पश्चिम दोनों समुद्र तटों पर अभियान चलाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। रविकीर्ति कहते हैं कि पुलकेशन द्वितीय ने पल्लव साम्राज्य के राजधानी कांचीपुरम में भी आक्रमण किया और जो वहाँ के उस समय के शासक थे उन्हें अपने दीवार के पीछे, कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश क्या होते गए, दुर्लभ होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। आगे चर्चा करेंगे कक्षा 7 में। और इन राज्यों में का प्रशासन कैसे चलता था इसके बारे में हम देखें। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भी भूमिकर सबसे महत्वपूर्ण था। मतलब जो आय का प्रमुख साधन था भूमिकर था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव हुआ करते थे। प्राचीन काल से ही प्रशासन की
प्राचीन प्राथमिक इकाई गांव होते थे जो आधुनिक युग में भी है, लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कवि हरिशरण अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। हरिशरण की अगर बात करें तो वह अपने पिता की तरह क्या थे, यहाँ पर महादंड नायक थे या नहीं, मुख्य न्यायाधीश थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे हरिसेन महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारा मात्य अर्थात महत्वपूर्ण मंत्री तथा संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों में भी मंत्री था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठी या नहीं, मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह या नहीं, व्यापारियों के काफिले का नेता। प्रश्न पूछा जाता है कि नगर श्रेष्ठी किसे कहा जाता था। नगर श्रेष्ठी मुख्य बैंकर या शहर के व्यापारी को कहते थे। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि सार्थवाह किसे कहते हैं। सार्थवाह व्यापारियों के काफिले के नेता को क्या कहते थे, सार्थवाह कहा जाता था। ऐसे ही प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार को प्रथम कुलिक कहा जाता था। प्रश्न पूछा जाता है कि मुख्य कुलिक किसे कहा जाता था या प्रथम कुलिक किसे कहा जाता था। मुख्य शिल्पकार को प्रथम कुलिक कहा जाता था तथा कायस्थों या नहीं लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। प्रश्न पूछा जाता है कि कायस्थ किन्हें कहते थे, तो प्रधान लिपिकों को क्या कहा जाता था, कायस्थ कहा जाता था। आइए आगे चर्चा को बढ़ाते हुए बात करेंगे। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इसमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि वो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। नई प्रकार की सेना, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे, पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इसमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे जिसमें से वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही इसमें युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्लभ होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं कैसे होती थी उस पर थोड़ा सा एक नज़र डालेंगे। पल्लवों के अभिलेखों के कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इसमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहा जाता था। प्रश्न पूछा जाता है कि ब्राह्मण भूस्वामियों के सभा के संगठन को क्या कहा जाता था। ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। जहाँ पर ब्राह्मण भूस्वामी नहीं हुआ करते थे उन गाँवों को उर नामक गांव कहा जाता था। उर नामक ग्राम सभा के नाम से जाना जाता था। नगरम व्यापारियों का एक संगठन का नाम था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि नगरम किसे कहते हैं। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम होता था। और जहाँ पर ब्राह्मण भूस्वामी नहीं हुआ करते थे और जहाँ पर ब्राह्मण भूस्वामी हुआ करते थे उसे सभा कहते थे। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था।
इसमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। आगे चर्चा बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे कि उस जमाने में आम लोग कैसे थे। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटक तथा कुछ अन्य स्रोतों से भी मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा के अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया है। इन नाटकों की सबसे खास बात यह है कि जो भी वहाँ पर ब्राह्मण हैं उनको संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, और जो सामान्य जनसाधारण के लोग हैं या महिलाएं हैं उनको लोक भाषा प्राकृत में दिखाया गया है। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने की। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसके विषय में जानकारी देता है। अभिज्ञान शाकुंतलम से हमें दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। प्रश्न पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में किसका वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का वर्णन है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारी के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली और फिर क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर चर्चा दी गई है। एक मछुआरे को को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचता तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा ने उस अंगूठी को देखकर राजा क्या हुए, बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। पहले तो मछुआरे को डराया उन्होंने, लेकिन जब बात नहीं बनी, इनाम मिल गया, तो इनाम से ही कुछ हिस्सा लेने के लिए कहाँ पहुँच गए, शराब खाने चले गए। आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? निश्चित तौर पर उसे भी आज इनाम दिया जाता है। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखवाए। आप लोग अभी भी देख सकते हैं और बाद में भी इन प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। महान शासक अशोक थे जिन्होंने प्राकृत में अभिलेख लिखवाए, और साथ ही साथ प्राकृत में उपदेश देने वालों की अगर बात करें तो महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। चीनी तीर्थयात्री फासियन यानी फाहियान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इसमें हथियार के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी होते थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां आदि आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाया करती थी या ले जाया
जाता था। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांवों को उसके सत्कार करना पड़ता था। वे दही गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा देते थे। वे राजा से मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या अनुरोध उसके सामने रख सके, पर ये सेनाएं अपने पीछे विध्वंस और विनाश की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जुटे बैल इन हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी जब राजा की सेना ऐसे जाया करती थी। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे यहाँ पर कि अन्यत्र में यहाँ पर क्या दिया गया है, क्या आप लोगों को करना है। मानचित्र 6 पृष्ठ 76-77 में अब इसे ढूंढो। मरुभूमि होती है होते हुए भी सदियों तक अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरब में रहने वाले लोग लोग ने बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। अरब में रहने वाले लोग किस प्रकार के थे? बेदुइन थे जो घुमक्कड़ प्रकृति या कबीले के थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर था जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता था। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। इसके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए यहाँ पर कुरान का जो उदाहरण है, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थित मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले ही परिचित थे, अब वे अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज के पाकिस्तान को भी जीत लिया। ये थी आज की चर्चा, पाठ नंबर 10, अध्याय नंबर 10 पर आज हमने चर्चा की। और इस चर्चा में आप लोग सम्मिलित हुए। आप लोग अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप लोगों ने निश्चित देखा होगा कि जो भी इसके अभ्यास प्रश्न होंगे वो आप लोग बड़े आसानी से कर लेंगे। आगे हम जल्द ही आप लोगों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।